नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, मैं पाछो आ गया हूँ क्योंकि अपने इतिहास तो चलेगी, अब अपने पॉलिटिकल साइंस और बची है, तो पॉलिटिकल साइंस को निपटारो जल्दी से जल्दी करा और फिर अपने 12वीं के बाद में सब अपना सोच लो कि क्या करना अपने। ठीक है, मैंने पोस्टर बना के डाला था दोस्तों। ठीक है, पोस्टर बना के मैंने डाला था कि कौन दोस्त कैसे कौन कौन क्या क्या तैयारी करना चाहता है, तो उसमें आप सभी को कमेंट करना है कि हम सब आपके साथ हैं। अभी देखो मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, राजस्थान पुलिस और जो अपनी पीटीटी है, बीएसटीसी है, इनकी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, और 1 मई से स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, 1 मई से हम शुरू कर देंगे। तो एक बार सब अपने अपने राय देना, उस पोस्टर मैंने डाल रखा है, उस पोस्टर के नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर यानी 1 मई से हम शुरू कर देंगे क्लास। तो ठीक है, तो अपना पॉलिटिकल साइंस के अपना हमारा जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, तो इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, लेकिन फुल विस्तार करूँगा ताकि आपके नंबर नहीं छूटेंगे। ठीक है, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों आप सभी का कि आप अच्छे से तैयारी करते होंगे और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही तैयारी करते रहना। ठीक है, नहीं, देखो दोस्तों, शीत युद्ध क्या है, ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, शीत युद्ध क्या है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे कि खूनी लड़ाई है भाई शीत युद्ध, तो विचारधाराओं की लड़ाई है, जबरदस्त युद्ध हुआ, उपयुक्त सभी हैं। तो दोस्तों बताओ कि सही आंसर क्या रहेगी। ये सही आंसर होगा विचारधाराओं की लड़ाई है भाई। ठीक है, आपस में विचारधाराओं की लड़ाई है। शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध देखो दोस्तों, अगर इस शीत युद्ध की संधि विच्छेद करा तो ये तरीका हुआ नहीं, शीत प्लस युद्ध। ठीक है, ऐसे होता है ना, शीत प्लस युद्ध। अब युद्ध का मतलब क्या होता है, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है, लड़ाई। और सब जानो कि युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़े रहे। ठीक है, लड़ाई करेंगे उससे युद्ध बोलेंगे। अगर युद्ध के आगे हम शीत लगा दे तो इसका बिल्कुल भी अर्थ चेंज हो जाएगा। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े की संभावना होती है। संभावना होती है लड़ाई झगड़े की, लेकिन युद्ध होता नहीं है। अर्थात ऐसा लगता है कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, लेकिन दोस्तों असल में यानी युद्ध होता नहीं है, उसे हम बोलते हैं शीत युद्ध। समझ गए दोस्तों, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े की संभावना होती है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन दे रखे वो दे रखे कि शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई, यानी आपस में विचारधाराओं की लड़ाई। समझ गए ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको मालूम तो होगा कि शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया। शीत युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया, एक का नाम यूएसए है और एक का नाम यूएसएसआर है। ठीक है, एक का नाम यूएसए और दूसरे का नाम यूएसएसआर है। यूएसए मतलब अमेरिका और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस। ठीक है, अब दोनों के बीच का लड़ियो शीत युद्ध लड़िया, दोनों शीत युद्ध लड़िया। अब दोनों की विचारधारा जो है वो अलग अलग है दोस्तों, विचारधारा बिल्कुल दोनों अलग अलग है। यूएसए यानी अमेरिका की विचारधारा है पूंजीवाद, पूंजीवाद है, उदारवाद है, लोकतंत्र है। ये यूएसए की विचारधारा यानी अमेरिका की विचारधारा है। अमेरिका की विचारधारा क्या है, उदारवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र। जबकि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस, इनकी विचारधारा क्या है, साम्यवाद या समाजवाद। ठीक है, ये इनकी विचारधारा है। तो ये विचारधारा का समर्थन करते हैं कुल मिलाकर। यूएसएसआर किन किन विचारधाराओं का समर्थन, साम्यवाद या समाजवाद, और अमेरिका जो है पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र विचारधारा का समर्थन करता है। समझ गए, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा याद होना चाहिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था हमारा, शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप सभी को आता होगा कि शीत युद्ध जो पहला विश्व युद्ध जो है वो कब लड़ी गई। देखो दोस्तों, बात अड़ी है कि पहला विश्व युद्ध दोस्तों 1914-18 स्टार्ट हो गई। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया, 1914 से 18। ये ऑप्शन गलत दे दिए मैंने। ठीक है, अब क्यों दिए मैंने, क्योंकि आपको बताना था कि आप सोच सकते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 में लड़ियो या 1914 से 25 में लड़ियो या 1923 से 22 में लड़ियो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1914 से 18। पहला विश्व युद्ध 1914-18 तक लड़ी गई। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 है। अगर पूछ ले जाए कि दूसरा विश्व युद्ध बताओ, तो दूसरा जो युद्ध है विश्व युद्ध 1939 से 45 का मायने लड़ी गई। ठीक है, 1939 से 1945 में कहा है कि दूसरा विश्व युद्ध लड़ी गई। तो दूसरा विश्व युद्ध है ये 1939 से 1945 में लड़ी गई। अब दोस्तों ये दूसरा विश्व युद्ध जो है ये 2 ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था। एक तो बटा हुआ था मित्र राष्ट्र संघ और दूसरा बटा हुआ था धुरी राष्ट्र संघ। मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र संघ। मित्र राष्ट्र संघ में कौन कौन से देश जो शामिल थे देख सकते हैं, जैसे यूएसए अमेरिका है, ठीक है, और फ्रांस है। ठीक है, एफ से ध्यान रखना फ्रांस है, बी से ध्यान रखना ब्रिटेन है, और यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, और एक और कर देना आप यूएसए के बाद में यूएसएसआर, ये अमेरिका जो सोवियत संघ रूस है ये भी शामिल था मित्र राष्ट्र संघ में। तो धुरी राष्ट्र संघ में
धुरी राष्ट्र संघ में ध्यान रखना दोस्तों, धुरी राष्ट्र संघ में शामिल था जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी और जापान, इटली ये धुरी राष्ट्र संघ में शामिल थे। समझ रहे तो है नहीं दोस्तों। देखो पहला विश्व युद्ध 1914-18 में लड़े गयो और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में लड़े गयो। और ये दो ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र से अगुवाई जो कौन कर रहे हैं, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर, ठीक है नहीं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, रूस। और धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। अब देखो क्या हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में दोस्तों। दूसरा विश्व युद्ध जो है इसका मायने लड़ाई तगड़ी हुई। अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दियो। अमेरिका जो है वो क्यों, मैं तो होशियार हूँ, मैं तो बम गिराऊं भाई। अमेरिका जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दे, काटी 12 बजा दे। की बजावे जापान के 2 शहर, 2 शहर है, का नाम भी पता ध्यान रखना है। जापान का 2 शहर है जिसको नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। काटो हीरो बना दे, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी ए थाने ध्यान रखना है कि ये 2 शहर है जापान का, ए पर बम गिराई हो। हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। और बम का जो नाम है वो लिटिल बॉय और फैटमैन नामक बम थे। तो जापान पर बम तो गिरा दियो अमेरिका, लेकिन काफी आलोचना हुई कि बाद में तो क्यों कि जापान तो बेचारो स्वयं ही आत्मसमर्पण करने वाला हो था ना, अमेरिका ने बम गिराने की जरूरत कटे पड़ी था। अमेरिका क्यों कि भाई मुँह तुम्हारे हमारी शक्ति, यानी मैं तो अपने सोवियत संघ, मैं तो कुल मिलाकर दूसरा विश्व जो चल रहा था इसे जल्द से जल्द समाप्त करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने बम गिरा दिए। और वैसे देखो अमेरिका को उद्देश्य ही हो, जो सोवियत संघ है इन्हें अपनी ताकत बतावे का मारा देख इतनी ताकत है, मुझे को जापान के 2 शरण उड़ा दिया, ठीक है। तो ताकत बताबा सब कि ने यूएसएसआर ने, सोवियत संघ, रूस ने, क्योंकि दोनों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई थी ना, सीधू चल रहा था इसी समय। तो समझ गए होंगे दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है नाटो का पूरा नाम बताओ। देखो दोस्तों नाटो, नाटो को पूरा नाम नाटो को नहीं नाटो है वो, ठीक है, नानो को नहीं नाटो है। एन से ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका पूरा नाम है रे भाई, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो भाई सीटो का पूरा नाम है, SAATO, सीटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका पूरा नाम है, ये सेंटो का पूरा नाम है भाई, सेंटो का पूरा नाम है। नाटो का पूरा नाम क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो था कि सभी यानी एक दूसरे की मदद करना। जो नाटो में शामिल थे सदस्य उन सब से मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना, ये नाटो का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। अगर एक पर हमला हो जाए, नाटो के सदस्य पर किसी पर एक पर हमला हो जाए, तो सभी 2 सदस्य जो है वो मिलजुल कर मुकाबला करेंगे, ये नाटो का मेन उद्देश्य था। और ये नाटो किसने बनाया था बताओ, ये बनाया था अमेरिका का सैन्य संगठन है नाटो, ठीक है नहीं, अमेरिका का। और साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सैन्य संगठन है, ये भी किसका है, अमेरिका का ही है दोस्तों, ठीक है। हिंदी में बोले तो दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और नाटो का पूरा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है नहीं। साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी, ठीक है नहीं। तो ये कुल मिलाकर ध्यान रखना कि ये अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन है नाटो, सीटो, सेंटो। तो बताओ सोवियत संघ का पीछे बड़ो है, सोवियत संघ भी पीछे नहीं बड़ो, सोवियत संघ ने भी कुछ बनाई हो, क्या बनाई हो दोस्तों, सोवियत संघ ने बनाई हो वार्सा पैक्ट, ओके रहे। अब देखो अभी की रहे देखते हैं अभी वार्सा पैक्ट, जिसे वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी, 1955 में। और इसका जो उद्देश्य है वो है नाटो में शामिल देशों का क्या करना, मुकाबला करना। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। आपको ध्यान रखना कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हवाना में हुआ, या क्यूबा में हुआ, या बेलग्रेड में हुआ, या अजरबैजान में हुआ। दोस्तों हुआ था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, तो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। कब हुआ, 1961 में हुआ बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, जिसमें 25 सदस्य जो थे वो देश के थे। कितने सदस्य देश के थे, 25 सदस्य। इसके बाद दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन होता है हवाना, क्यूबा में, ठीक है नहीं। हवाना जो है वो क्यूबा में पड़े है। तो 8वें गुट निरपेक्ष आंदोलन को 14वां सम्मेलन, और इसमें ध्यान रखना ये कब होता है, 2006 के अंदर हुआ था। और इसमें जो दोस्तों 116 सदस्य देश के थे, कितने सदस्य देश के थे, 116 सदस्य देश के थे, और 15 जो है वो पर्यवेक्षक देश के थे। 15 सदस्य पर्यवेक्षक देश के थे। 14वें सम्मेलन 2006 के अंदर हुआ था। बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों 18वां सम्मेलन। तो 18वां सम्मेलन हुआ था
ये कब हुआ था भाई? 2019 में हुआ था ये, 2019 में, हाँ 2019 में होना चाहिए, हाँ 2019 में, ये मुझे कन्फर्म है। और इसमें ध्यान रखना 120 सदस्य देश के थे और 17 पर्यवेक्षक देश के थे। कितने सदस्य देश पर्यवेक्षक देश के थे? 17 पर्यवेक्षक देश के थे, ठीक है नहीं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा अपना ध्यान रखना है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की मैं बात करूं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब ना तो अमेरिका में शामिल होना और ना ही सोवियत संघ रूस में शामिल होना, अपना अलग ही गुट बनाना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो है, ठीक है, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर है, गाना के वामे नक्रुमा है, इंडोनेशिया के सुकर्णो है। ये 5 नेता जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक थे, आपको पक्के ध्यान रखना है। आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए। बताओ क्यों लाभ, का लाभ हो गया? देखो, गुट निरपेक्ष नीति अपनाने से भारत को पहले लाभ आप कर देना कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो है वो स्वतंत्र होकर ले पाया। जो अंतर्राष्ट्रीय फैसला है भारत आराम से स्वतंत्र होकर ले पाया, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। और भारत हमेशा यानी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला ले सका। अपने भारत में जो दुख यानी मैं दुख न दिया करके वास्तव में अपना तो गुट निरपेक्ष नीति ही बनाना, और सब जितना भी जो फैसला लिया वो अपने दुख न दिया के बस लिया, ठीक है ना। अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिया, ये गुट निरपेक्ष नीति अपनाने को भारत का दूसरा लाभ हुआ, ठीक है। तीसरा आप कर देना कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा अगर एक महाशक्ति उस पर हमला कर दे, जैसे 2 महाशक्ति, एक यूएसएन एक यूएसएसआर, दोनों महाशक्ति, अब अगर भारत पर एक महाशक्ति हमलो कर दे, अमेरिका हमलो कर दे तो यूएसएसआर अपना साथ दे बड़ो है, नहीं सॉरी, जैसे अमेरिका अपना हमलो कर दे तो भारत इसके पास जा सकता है, ठीक है नहीं। यानी भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ आक्रमण भी कर दे तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता है। और ध्यान रखना कि भारत को गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर दोबारा यानी गुलाम होने से बचा, ठीक है। भारत जो है वो गुट निरपेक्ष नीति अपनाने से दोबारा गुलाम होने से बचा। भारत तो बचा ही बचा, साथ और देशों को भी बचाया इसने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत को गुट निरपेक्ष नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले सका, और भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा अगर एक महाशक्ति उस पर हमला कर दे तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता है, और भारत की गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर दोबारा गुलाम होने से बचा और साथ और देशों को भी बचाया। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नोट करना है। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।